Welcome dear students. Now we are in question number 17 of third unit and today's topic is about what is friction. Explain old and modern view of a friction. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। बच्चों डेफिनेशन अगर आप पढ़ें तो इट इज एन opposing force which opposes the relative motion between two bodies in contact with each other. जब कोई टू डिफरेंट बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं और उनके बीच में रिलेटिव मोशन मींस दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है। मींस एक बॉडी रेस्ट में हो सकती है और दूसरी मोशन में, या फिर दोनों बॉडी जो हैं वो डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मोशन में हो सकती हैं। तो उनके बीच में एक ऑपोजिंग फोर्स एक्ट करती है जो उनकी रिलेटिव मोशन को ऑपोज करती है। उसी ऑपोजिंग फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये कोई एक ग्राउंड सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक आप कोई टॉय रखते हैं, जैसे कार टॉय। इसको आप पुश करते हो, मींस इसके ऊपर आप कोई फोर्स लगाते हो और फोर्स लगा के इसे छोड़ देते हो, मतलब आप इसे धक्का देते हो, तो इट विल स्टार्ट टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है। मींस आप बोल सकते हैं दिस डायरेक्शन इज टुवर्ड राइट साइड। तो इसके लेफ्ट साइड के लिए जहां पर ये जो टॉय है उसके जो टायर्स हैं ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, वहां पर इस टॉय के मोशन के ऑपोजिट एक फोर्स एक्ट करती है जिसे आप लोग ऑपोजिंग फोर्स कहेंगे। ऑपोजिंग फोर्स का मीनिंग हुआ बच्चों कि ये टॉय जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है या जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगी जो इसको इसकी राइट डायरेक्शन में जाने की कोशिश को रोकेगा। मींस उसको ये ओपोज करेगा। ठीक है, तो उसी ऑपोजिंग फोर्स को हम लोग फिजिक्स में फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट ऑलवेज एक्ट्स टाइजेंशियली। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा टाइजेंशियली एक्ट करती है सरफेस के। टाइजेंशियल का मीनिंग होता है पैरेलल। जैसे ये सरफेस है यहाँ पर, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस सरफेस के पैरेलल मींस टाइजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करेगी और उसकी जो डायरेक्शन है वो मोशन के ऑपोजिट होगी। जैसे ये कोई एक सरफेस है, इसके ऊपर आपने कोई ये दूसरा ब्लॉक रख दिया। आप इसे अगर राइट साइड को पुश करेंगे और इसकी मोशन अगर इस तरफ बन जाती है या बनने की कोशिश करती है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका लेफ्ट में एक्ट करेगी। ठीक है, और अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से पुश करोगे, लेफ्ट साइड को पुश करोगे तो ये ऑब्जेक्ट या तो लेफ्ट में मूव करेगा या मूव करने की कोशिश करेगा। तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसके राइट साइड में लगेगी। मींस फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट एक्ट करती है। ठीक है, अगर इन दोनों सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस हो, मींस ये सरफेस कांटेक्ट में ना हो और ये मूव कर रहे हैं रिलेटिव मोशन के साथ, तो फिर इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जीरो हो जाती है। मींस फ्रिक्शनल फोर्स तभी काम करती है जब कोई दो सरफेस रिलेटिव मोशन में हों और वो दोनों कांटेक्ट में भी हों। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर आती है कि रिलेटिव मोशन में हो भी सकते हैं या रिलेटिव मोशन में आने की कोशिश कर भी सकते हैं। कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले हम ओल्ड व्यू की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू कोई भी स्मूथ लुकिंग सरफेस, जैसे हम ये सरफेस को एक देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये स्मूथ है,
बट इन रियलिटी ये स्मूथ नहीं होता और इसके बीच में इस तरह की कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं। जब कोई दूसरा सरफेस इसके ऊपर रखा जाता है तो उस सरफेस की इरेगुलरिटीज इस सरफेस में इस तरह से फिक्स हो जाती हैं, या ये बोल सकते हैं आपकी ये इरेगुलरिटीज इंटरलॉक हो जाती हैं। दीज आर इंटरलॉक्ड। टू डिफरेंट सरफेसेस की इरेगुलरिटीज जो हैं वो एक दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटीज के साथ इंटरलॉक हो जाती हैं। अब इंटरलॉकिंग के कारण इन सरफेसेस को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है, और वही एक्स्ट्रा फोर्स, एडिशनल फोर्स इनकी मोशन को ओपोज करती है, और उसी अपोजिंग फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड व्यू। मीन्स पुराने समय में ये सबसे पहले जब फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया गया था तो ये जो फ्रिक्शन का कॉज है ये बताया गया था। बट माय डियर स्टूडेंट, ये देखा गया है कि अगर इन इरेगुलरिटीज को कम कर दिया जाए और सरफेसिस को बिल्कुल स्मूथ किया जाए तो फिर आपका जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस होते हैं, मीन्स जो सरफेस बिल्कुल प्लेन होते हैं जिनमें इरेगुलरिटीज 0 के बराबर होती हैं, उन सरफेस में फ्रिक्शन मैक्सिमम पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ओल्ड व्यू है फ्रिक्शन का वो पूरी तरह से फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट का कॉज नहीं हो सकता। उसके लिए मॉडर्न व्यू दिया गया, मीन्स उसके बाद जो व्यू आया उसे हम मॉडर्न व्यू कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, दो डिफरेंट सरफेसेस के बीच में, जैसे एक ये सरफेस का टॉप पार्ट आ गया, एक दूसरे सरफेस का टॉप पार्ट आ गया, तो जहां जहां पर सरफेस कांटेक्ट में होते हैं वहां पर दोनों डिफरेंट सरफेसेस के बीच में एटॉमिक या मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो जाती है। दो डिफरेंट सरफेसेस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में बाउंड हो जाते हैं, ठीक है। और ये बॉन्डिंग फ्रिक्शन का काम करती है, क्योंकि जब भी दो सरफेस के बीच में मोशन होगी या मोशन लाने की कोशिश की जाएगी तो हमें पहले ये बॉन्डिंग ब्रेक करनी होगी, और इसी बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। अब अगर सरफेस में इरेगुलरिटीज होंगी तो ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो बॉन्डिंग भी कम होगी और आपका जो फ्रिक्शन है वो लेस होगा। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ हो जाते हैं तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा और बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगी, और आपका जो फ्रिक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो मॉडर्न व्यू है वो फ्रिक्शन के कॉज को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है कि फ्रिक्शन का बेसिक कॉज जो है वो इरेगुलरिटीज नहीं है। इरेगुलरिटीज के बजाय बेसिक कॉज जो है वो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, जो कि दो सरफेस के, दो डिफरेंट बॉडीज की जो टू डिफरेंट सरफेसेस हैं, जहाँ जहाँ पर वो एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ पर उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, और उस प्रेशर के कारण उनके बीच में वेल्डिंग ऑफ पॉइंट्स हो जाती है। वेल्डिंग मीन्स ज्वाइनिंग, वेल्डिंग ऑफ पॉइंट्स हो जाता है। उन पॉइंट्स की वेल्डिंग हो जाती है, मीन्स वो आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर, और फिर वो अपोजिंग फोर्स क्रिएट करते हैं उनके सरफेसेस की रिलेटिव मोशन को, जिसे हम लोग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, एक्सप्लेन द टर्म, डिफरेंट टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर और आप इसे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। पहला आता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए ये जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी प्रीवियस क्वेश्चन में, वो मेनली एक्सटर्नल फ्रिक्शन की ही डेफिनेशन है। मीन्स जब कोई टू डिफरेंट बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती हैं और उनके बीच में रिलेटिव मोशन रहती है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसे हम लोग एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहते हैं। ये फर्दर 3 टाइप्स में आता है। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नंबर 3 काइनेटिक फ्रिक्शन। सिंपल वर्ड्स में आपको मैं डेफिनेशन समझाऊंगा यहाँ पर और तीनों का मीनिंग भी बताऊंगा। तीनों को कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों ने। लेट अस से दैट ये मेरे पास कोई एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हमने एक बॉक्स रखा है और इस बॉक्स को हम लोग पुल कर रहे हैं। ये कोई अप्लाइड फोर्स है, मीन्स वी आर पुलिंग दिस बॉक्स इन दिस डायरेक्शन। हम इसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेट अस से दैट हम यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज अ वेरी स्मॉल फोर्स है जो इस बॉक्स को पुल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पुल नहीं हो पा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है, मीन सरफेस के ऊपर मोशन में नहीं आ रहा है। दैट मीन जितनी फोर्स हम लगा रहे हैं वो फोर्स हमारी जीरो हो जा रही है। मीन्स हमारी द्वारा अप्लाई की गई फोर्स का इफेक्ट जीरो है। आपने फोर्स लगाई या नहीं लगाई एक ही बात है, क्योंकि जब नहीं लगा रहे हैं तो भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मतलब स्लाइड नहीं कर रहा है, और जब आप फोर्स लगा रहे हैं स्मॉल अमाउंट में तो भी आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब जितनी आपने फोर्स लगाई है वो फोर्स जीरो हो जा रही है। अब फोर्स जीरो कब होती है, जैसे ये को आपने कोई फोर्स F लगाई, ठीक इसके ऑपोजिट में आप एक और फोर्स लगा देते हैं -F, तो इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स है आपकी वो क्या हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाती है। जितनी फोर्स आपने एक तरफ लगाई उसके ठीक बराबर दूसरी डायरेक्शन में लगा दी तो ये ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं करेगा। इसका मतलब जितनी फोर्स आपने इसको पुल करने के लिए राइट डायरेक्शन में लगाई है, ठीक उतनी ही फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग रही है, जो कि अप्लाइड फोर्स को जीरो कर दे रही है। तो जो फोर्स आपकी अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट काम कर रही है वो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है बच्चों, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट आपका मोशन में नहीं आया है, फिर भी इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तो उस फोर्स को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मीन्स वो फ्रिक्शनल फोर्स जो तब तक एक्ट करती है जब तक ऑब्जेक्ट आपका स्टैटिक है। स्टैटिक का मीनिंग होता है बच्चों रेस्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट रेस्ट में है लेकिन उसके ऊपर फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है। वो तभी एक्ट करेगी जब आप कोई फोर्स उसके ऊपर किसी डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर आप इसके राइट में फोर्स लगा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। अगर आप इसके लेफ्ट में अप्लाई कर रहे हो फोर्स तो स्टैटिक फ्रिक्शन राइट में एक्ट करेगा। मीन्स डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप इसकी, जब कोई बॉडी किसी एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में होती है लेकिन वो मोशन में नहीं होती, उस टाइम जो आपका फ्रिक्शन काम कर रहा है उसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। लेट अस से दैट हमने क्या किया, ये हमारा सरफेस है और सरफेस के ऊपर हमने ये बॉक्स रखा है। बॉक्स के ऊपर आपने पहले कुछ फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया, उस टाइम जो फ्रिक्शन था वो कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। फिर आपने अपनी फोर्स को इंक्रीज कर दिया, मीन्स आपने थोड़ी सी फोर्स और बढ़ा दी।
मान लीजिए फिर भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में नहीं आया, तो इसका मतलब आपने जितनी फोर्स बढ़ाई थी उतनी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इंक्रीज कर गई। दैट मीन स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज करना शुरू हो गया है। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन की बच्चों एक लिमिट होती है, जहां तक वो बढ़ सकता है वो लिमिट फिक्स होती है। जब अप्लाइड फोर्स उस लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाएगा। आपका ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। ठीक है, अब जब तक अप्लाइड फोर्स किसी पार्टिकुलर स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहेगा, ऑब्जेक्ट आपका मोशन में नहीं आएगा। तो उसी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। दैट इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे ही अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी भी इंक्रीज कर जाती है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में सेट हो जाता है। और जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स या अपोजिंग फोर्स एक्ट करना शुरू करती है कंटिन्यूसली, उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो आई होप तीनों फ्रिक्शन आपको समझ आए होंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो उस समय तक या तब तक एक्ट करता है जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होता। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उस पर पहुंचने के बाद अगर अप्लाइड फोर्स थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। उस मैक्सिमम वैल्यू को, किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। और जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो मोशन में आने के बाद जो फ्रिक्शन काम करता है, जो फ्रिक्शन एक्ट करता है, उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर से दैट एक पॉइंट आता है कि limiting friction is always greater than kinetic friction, या आप ये बोल सकते हैं कि kinetic friction is less than limiting friction। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, लेटर से दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कौन सा फ्रिक्शन है? वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनिशियली जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये कोई एक सरफेस है, इरेगुलर है, इसके ऊपर हमने दूसरा सरफेस रखा है, वो भी इरेगुलर है, तो वो आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं या उनके बीच में बॉन्डिंग बनी रहती है। अब इनिशियली इस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। वी नीड अ लार्ज फोर्स टू ब्रेक दिस बॉन्डिंग। और इस इरेगुलरिटीज को अलग करने के लिए, जो इनके बीच में वेल्डिंग बनी हुई है, या इरेगुलरिटीज जो एक दूसरे के बीच में फिक्स हुई है, इसको अलग करने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज फोर्स की आवश्यकता होती है। जब ये लार्ज फोर्स हम अप्लाई कर देते हैं एक बार, जिसे कि हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आ जाता है। और मोशन में आने के बाद इन इरेगुलरिटीज को या इन दो सरफेसेस के बीच एटॉमिक या मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को टाइम नहीं मिल पाता है, और टाइम ना मिलने के कारण बॉन्डिंग नहीं हो पाती। और बॉन्डिंग नहीं हो पाती तो जो अपोजिंग फोर्स है वो भी आपकी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। अब अपोजिंग फोर्स के डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? कि आपका फ्रिक्शन कम हो गया। कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसलिए बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। सॉरी, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन के भी आगे कुछ टाइप्स आ जाते हैं, जो कि इस तरह से हैं। नंबर 1 स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड नंबर 2 रोलिंग फ्रिक्शन।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन मीन्स जब टू डिफरेंट सरफेसेस के बीच में मोशन होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट या सरफेस एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में जब आते हैं एक दूसरे के साथ तो वो स्लाइड करते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है उस टाइम जो फ्रिक्शन है उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और दूसरा आता है रोलिंग। रोलिंग मीन जैसे ये कोई सरफेस है और ये हमने यहाँ पर एक कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या लेटर से टायर रख दिया है जो कि सर्कुलर है, जो कि रोल कर सकता है, ऐसे घूमता हुआ आगे जा सकता है, ऐसे गोल गोल घूम के आगे जा रहा है, तो ये रोल कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट रोल करता है उस वक्त भी उसके बीच में अपोजिंग फोर्स एक्ट करती है, सरफेस और रोलिंग ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में, तो उस फ्रिक्शन को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और अभी हम ये भी जानेंगे कि जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। तो ये हमारे टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आते हैं। नेक्स्ट आता है कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कि रोलिंग फ्रिक्शन क्यों आता है। इनफैक्ट जब हम लोग किसी सरफेस के ऊपर कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट रखते हैं जो कि रोल कर सकता है, जैसे हमने ये टायर रख दिया, तो ये टायर पार्टिकुलर प्लेस जहां पर इसे रखा गया है वहां पर ये प्रेशर क्रिएट करता है और वहां पर आपके सरफेस को थोड़ा सा प्रेस कर देता है, नीचे दबा देता है। ठीक है। जैसे सरफेस नीचे दबता है तो वो टायर के आगे और पिछले पार्ट से जहां पर वो कांटेक्ट खत्म हो रहा है वहां से आपका जो सरफेस है, बेस जिसके ऊपर आपका ये टायर रुक रहा है, उस सरफेस के आगे एक बम्प जैसा बन जाता है। मीन्स वहां से सरफेस थोड़ा सा राइज कर जाता है और बाकी जगह से वो डाउन हो जाता है। अब राइज कर गया तो नेचुरली राइज जब सरफेस कर जाएगा तो ये यहाँ पर एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। हिंड्रेंस मीन्स इसके मोशन को ओपोज करेगा। जैसे ये रोल करने की कोशिश करेगा तो इसे इस हिंड्रेंस को, इस बम्प को ओवरकम करना पड़ेगा और ऐसा करने में हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और उसी ज़्यादा फोर्स को या उसी हिंड्रेंस को, उसी ऑपोजिशन को हम लोग यहाँ पर क्या नाम देते हैं, फ्रिक्शन का नाम देते हैं। ठीक है। तो दिस इज द कॉज ऑफ अ रोलिंग फ्रिक्शन। ये जो बम्प्स जहाँ पर बनते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट रोल होके थोड़ा आगे पहुंचेगा यहाँ सरफेस फिर से प्लेन हो जाएगा और आगे ये बम्प फिर से बन जाएगा। तो ये बम्प कंटिन्यूसली बनते जाते हैं जिसके कारण फ्रिक्शन लगातार सरफेस पर बना रहता है। सरफेस जितना हार्ड होगा फ्रिक्शन उतना ही आपका कम होगा, क्योंकि बम्प्स आपके यहाँ पर हार्ड सरफेस पर कम बनेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस फ्रिक्शन। बच्चों नोट्स आप इसके यहाँ से ले सकते हो। मैं यहाँ पर एक बार आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ सारा। आप वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो और उन्हें लिख भी सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, ये फर्स्ट पेज आ गया। वीडियो पॉज कीजिए और इसे लिख लीजिए, पढ़ भी लीजिए पॉज करके। ये सेकेंड फिगर आ गया, सेकेंड मॉडर्न व्यू आ गया आपका। ठीक है। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आपका। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये फिगर्स आगे पूरी जो मैंने अभी आपको बताई। और उसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन आ गया और ये कॉज ऑफ अ रोलिंग फ्रिक्शन आ गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है इंटरनल फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ लेयर्स ऑफ द लिक्विड्स इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रिक्शन। दिस फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है बच्चों, अभी आपने एक्सटर्नल फ्रिक्शन स्टडी किया। अब लिक्विड्स जब फ्लो करते हैं तो लिक्विड्स डायरेक्टली सीधा ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ फ्लो करता है। लिक्विड्स में कुछ लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी, इस तरह से बहुत सारी लेयर्स होती हैं लिक्विड्स में। और उन लेयर्स के बीच में भी एक फ्रिक्शन एक्ट करता है जिसे हम लोग विस्कोसिटी भी कहते हैं। और वो जो फ्रिक्शन है लेयर्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल फ्रिक्शन। इसके बारे में हम आगे का यूनिट आएगा वहां पर हम विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो ज्यादा डिटेल हम वहां पर लेंगे। तो अभी आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास आता है, मैंने वैसे समझा दिया इसे आपको, क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सिर्फ आपको ये पढ़ना है थोड़ा सा कि डिस्कस द वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑन फ्रिक्शन विद अप्लाइड फोर्स, वाई द काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बस ये फिगर मैं बता देता हूँ आपको। अलोंग एक्स एक्सिस हम अप्लाइड फोर्स लेते हैं, अलोंग वाई एक्सिस हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हैं आपका फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है। तो बच्चों ये जो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ रहा है, यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया है, ठीक है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि आप ऑब्जेक्ट पर अगर स्मॉल फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा, जब तक वो मोशन में नहीं आएगा उसका जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन भी अप्लाइड फोर्स के साथ इंक्रीज करता जाएगा, मीन्स ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, जब अप्लाइड फोर्स उस वैल्यू पर पहुंचती है तो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आ जाता है और उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आता है फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है और वो फिर कांस्टेंट हो जाती है, मीन्स आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को, किसकी, फ्रिक्शन की कांस्टेंट वैल्यू को जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कॉज पूरा यहाँ पर लिखा है, आप इसे वीडियो पॉज कीजिए और इसे पढ़ भी लीजिए और नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन आता है, या नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं गिव लॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारे अप टू क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर हो जाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।